ही रिसीव्ड, कहां तक पहुंचे, ही एंड हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूटेड इक्वल अमाउंट टू दिस फंड। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 हेतु श्री मेहरा की वेतन शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। उनके वेतन से 1 लाख रुपए आयकर की कटौती की गई एवं 2500 रुपए प्रोफेशनल टैक्स भी काटा गया। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड सैलरी ऑफ मेहरा for the assessment year 2020-21. Income tax has been detected 1 lakh against his salary. Professional tax 2500 rupees also. ठीक है, क्वेश्चन को देखते जाएं। क्वेश्चन में सारी बातें आ गई, मैंने शॉर्ट नोट भी यहां पर तैयार कर दिया। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम अंडर, सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा है, आधा ही दिख रहा है। दिख रहा है बोर्ड? यस सर। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर दिख रहा है ना, गार्डन दिख रहा है। अरे गार्डन दिख रहा है उसमें, देखिए ठीक से, अभी दिख रहा है बोर्ड? हाँ सर दिख रहा है। सर ठीक है, आधा आधा दिख रहा है सर। ऊपर में वो आ गया कोई वीवी। ऊपर में क्या आ रहा है? अभी नहीं दिख रहा है पूरा कंप्लीट बोर्ड? नहीं सर, लार्ज ग्रिड में सेटिंग करो। अभी ठीक है? अभी ठीक है, बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। सर किसी का कैमरा चालू है? देखिए किसी का कैमरा ऑन होगा तो बंद कर देंगे बैक। चलिए हम क्वेश्चन में आए। प्रश्न ये था, वेतन शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको निकालना है।
असेसमेंट ईयर आपका हो जाएगा 2020-21। अब आप देखिए कि बेसिक सैलरी उसकी कितनी थी? 24,000 रुपए प्रति माह था। ठीक है, ये कब है? एक बार शुरू स्टार्टिंग में आप देख लेंगे कि मेयर जो है ये ग्रेजुएटी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। 1 जनवरी 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं। 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 को। ठीक है, यहाँ पर सैलरी का जब आप काउंट करोगे तो कब करोगे? 1 अप्रैल। ठीक, 20-21 के लिए है ना, और 1 जनवरी को होते हैं तो 1 अप्रैल 2019 से कहां तक पे जाएगा? 1 जनवरी 2020, यानी कि कितने माह का हो गया ये? 9 माह का। ठीक है, 9 मंथ। तो यहाँ पर सैलरी कितनी तक करेंगे? 9 मंथ से। तो 9 मंथ की सैलरी कितनी हो जाएगी? ये 2,16,000 रुपए। ठीक, कर्मचारी जो है वह अवकाश ग्रहण कर लिया। ठीक, यहाँ पर एडवांस एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए इसमें अग्रिम वेतन जो है नवंबर दिसंबर ये अलग से उसको नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि उसे नवंबर दिसंबर में ही वेतन नहीं मिलेगा। डियरनेस अलाउंस जो है महंगाई भत्ता प्रति माह उसको कितना मिलना है? 5,000। कितने का हो जाएगा? 9 माह का, तो कितने का हो जाएगा? 45,000 रुपए। ठीक है, बोनस 2 मंथ के बराबर मिल रहा है, 2 महीने के बराबर, तो कितना हो जाएगा ये? 48,000 रुपए। 2 मंथ ऑफ सैलरी। ठीक है, तो सैलरी उसका कितना है प्रति माह? 24,000 रुपए प्रति माह। तो 2 माह के हिसाब से उसका कितना हो जाएगा? 48,000 रुपए। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी निकालेंगे। तो ग्रेजुएटी के लिए कैलकुलेशन आपको करना होगा। ग्रेजुएटी का लागू है ध्यान रखिए, अभी हमने किया था ग्रेजुएटी, है ना, तो ग्रेजुएटी की राशि निकाल सकते हैं आप। ग्रेजुएटी की गणना, ठीक है, कर योग्य इसको ग्रेजुएटी, है ना, ग्रेजुएटी की कर योग्य राशि की गणना। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम लागू होता है तो इसमें क्या बोला है? शुरू में ही प्रश्न में कह दिया है कि यह ग्रेजुएटी अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, बिहार जो है बात कर रहे हैं कि ग्रेजुएटी अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे ये लागू नहीं होता है नियम, है ना, 1972 लागू नहीं कर लीजिए, ऑलरेडी प्रश्न में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ लिख दिया। अब इसमें आप ये देखिए कि ग्रेजुएटी का कितना रुपए मिल रहा है उसको, ग्रेजुएटी की प्राप्त रकम कितनी है, रिसीव कितना कर रहा है। प्रश्न में आप देखिए कितना रुपए है? 3,45,000 रुपए। 3,45,000 रुपए जो उसको मिल रहा है। ठीक, ग्रेजुएटी की प्राप्त राशि। अब इसमें से माइनस हम जो करेंगे ग्रेजुएटी की प्राप्त राशि, तो पहले तो आप ये देखिए कंपेयर करना है। ठीक, कौन सा प्राप्त उसको कितना हुआ था? प्राप्त हुआ है 3,45,000 रुपए। दूसरा पॉइंट आएंगे, दूसरे पॉइंट में क्या है? ग्रेजुएटी का जहां पर ग्रेजुएटी अधिनियम 1972 लागू नहीं होता। ठीक है, तो इसमें सेवा के संपूर्ण वर्षों की संख्या आधे महीने
वेतन, ठीक है, तो उसको कितना है, उसका वेतन 24,000 रुपए है करीबन, ठीक है, और उसका सेवा अवधि कितना हुआ वो देख लीजिए, कितना हुआ था 20 वर्षों के संपूर्ण सेवा काल, 20 वर्ष का, तो उसका आधा कितना हो गया 10, ठीक है, आपको जो दिया हुआ है 20 वर्षों के पूर्ण, तो यहाँ पर क्या करना है, सेवा के संपूर्ण वर्षों की संख्या के आधे, तो संपूर्ण वर्ष उसका कितना था 20 वर्ष, तो 20 वर्ष का आधा कितना हो गया 10, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2,40,000 रुपए। तीसरा ग्रेजुएटी अधिनियम लागू नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी सीमा कितनी है, अधिकतम सीमा, अधिकतम सीमा कितनी है 20 लाख रुपए। इन तीनों में जो कम होगा वो माइनस हो जाएगा, तो इसमें कम कौन सा है 2,40,000 रुपए, ठीक है, तो इसमें माइनस कर दीजिए 2,40,000 रुपए, कितना बच गया 1,05,000 रुपए, ये क्या हो जाएगा 1,05,000 रुपए करियो की ग्रेजुएटी, तो यहाँ पर आप ग्रेजुएटी का क्या करेंगे, यहाँ आप इसको वर्किंग नोट में डाल दीजिए, इसको वर्किंग नोट 1, ठीक, कितना हो गया 1,05,000 रुपए, ये क्या हो गया करयोगी ग्रेजुएटी टैक्सेबल, ठीक है ना, ग्रेजुएटी की करयोगी राशि हो गई। इसमें जो पॉइंट मैंने चौथा पॉइंट छोड़ा है वो मैं बता दूंगा भाई, आपको बताया था और उसको नोट करवा दूंगा, है ना, अग्रिम वेतन 2 माह का दिनांक 1 अक्टूबर 2019 को लिया है, इसका पॉइंट मैं अभी नोट करा दूंगा आपको, उसके लिए आप ये लिख लीजिए कर्मचारी ने अवकाश ग्रहण कर लिया है, इसलिए अग्रिम वेतन नवंबर दिसंबर, ठीक है, तो अग्रिम वेतन अलग से उसको नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि उसे नवंबर दिसंबर में वेतन नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो तो जनवरी में रिटायर हो गया, अग्रिम उसमें वो नहीं होगा, उसको नहीं मिला है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने एक पॉइंट ये भी छोड़ा था, अपने निवास गृह तक जाने आने का यात्रा, ठीक है, यात्रा भत्ता जो है वह कर मुक्त है, अवकाश ग्रहण पर निवास गृह तक जाने पर यात्रा भत्ता कर मुक्त है, ये नोट करते जाएंगे एक एक पॉइंट को, है ना। अब आ जाते हैं हम कौन सा पॉइंट, पेंशन, ठीक है, अब पेंशन के लिए पेंशन उसको कब मिलेगा भाई, रिटायरमेंट कब हुआ है 1 जनवरी 2020 को, है ना, रिटायर कब हुआ है 1 जनवरी 2020 को, तो यहां तक तो हो गया भाई, अब उसको पेंशन कितने माह का मिलेगा, 1 जनवरी को रिटायर हुआ है, मतलब कि ये क्या होगा 1, दूसरा जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि कितने माह का मिला उसको 3 माह का पेंशन, रिटायर के बाद मिलेगा उसको पेंशन, तो रिटायर कब हुआ 1 जनवरी, तो जनवरी मार्च 3 महीने का, और पेंशन उसको कितना मिल रहा है 8,200 रुपया मासिक, तो 3 माह का कितना हो गया
₹24,600 प्रमाण भुगतान में 2,20,000 रुपए ब्याज सहित 90,000 रुपए का ब्याज है ना। 90,000 रुपए का ब्याज शामिल है उसमें। उसको कितना मिला? 2,20,000 रुपए का। तो जब कर्मचारी नौकरी छोड़ता है तो अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाली राशि में नियोक्ता का अंशदान वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होता है। ठीक है ना। तो नियोक्ता का अंशदान ध्यान रखेंगे, नियोक्ता का अंशदान जब कर्मचारी नौकरी छोड़ता है तो अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड से मिलने वाली राशि में नियोक्ता का अंशदान वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होता है, अर्थात 50% ऑफ टोटल अमाउंट। तो उसका कितना है? 2,20,000 रुपए का 50% यानी कि 1,10,000 रुपए। ठीक है। जो मैंने बात बताई अभी उसको आप नोट कर लेंगे वर्किंग नोट में। जब कर्मचारी नौकरी छोड़ता है तो अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड से मिलने वाली राशि में नियोक्ता का अंशदान वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होता है। तो ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर और कोई पॉइंट बचा नहीं है, इसको छोटा कर दीजिए। ये आगे हो जाएगा ग्रॉस सैलरी। टोटल करें कितना आता है? कितना आ रहा है भाई देखिए। कितना आ रहा है टोटल बताएं, कैलकुलेट करें भाई। कितना आया टोटल? 5,48,600। 5,48,600। चलिए अब इसमें क्या करेंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे और कटौती सॉरी डिडक्शन देंगे यहाँ पर। ठीक है, डिडक्शन। अब डिडक्शन में पहला अंडर सेक्शन 16(1) के अंतर्गत कितना मिल गया? 50,000 रुपए। दूसरा उसने टैक्स भी दिया प्रोफेशनल टैक्स 2,500 रुपए का। ठीक, ये कितना हो गया? 52,500। 52,500 ये माइनस कर दीजिए इसमें। तो ये क्या कहलाएगा? इनकम फॉर सैलरी। देखिए कितना आया? माइनस कर दीजिए 52,500 तो 4 लाख तो कुछ आएगा। 4,96,100। ठीक है।
सर आवाज नहीं आ रहा आपका? हाँ जी, आवाज नहीं आ रहा है? डीजे बोलो। अभी आ रही है आवाज? यस सर। चलिए क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये समझ में आ गया आपको, ग्रेजुएटी की मीन थी यहाँ पर, ग्रेजुएटी यहाँ पर लागू नहीं हुआ तो ये हो गया। ग्रेजुएटी लागू होगा तो क्या करेंगे? चलिए एक मैं लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं, इसके बाद चलिए आज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में लगभग आपका सब कुछ आ जाएगा और कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस आप लोगों को मैं भेज दूंगा जो आप तैयार करेंगे। चलिए लिखिए क्वेश्चन, फटाफट लिखिएगा थोड़ा तेजी से, या एक काम करिएगा मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप लोग नोट कर लेंगे, है ना। हिंदी में मैं अभी बता दे रहा हूं और इंग्लिश में मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नोट कर दूंगा। ठीक है, ओके। विजयलक्ष्मी, यस सर। यस सर। ओके। चलिए देखिए, मिस्टर एक्स 1 दिसंबर, आप लोग शॉर्ट में नोट करते चले जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट बनाते चले जाएं। क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं ये भी आपको बता देता हूँ आप कैसे, आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के उसमें शॉर्ट नोट करना चाहिए। यानी कि क्वेश्चन को स्टार्ट आउट कैसे करना है आपको, आप ये भी समझ लें इससे। मिस्टर एक्स जो है, ठीक है, ये 1 दिसंबर 2019, मिस्टर एक्स 1 दिसंबर 2019 को एक टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड इंदौर की सेवा से सेवानिवृत्त हुए, यानी वहां से वो रिटायरमेंट हुए। 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी 2019 को उनका मूल वेतन 19,200 रुपए प्रति माह था। उन्हें वेतन का 20% दिए महंगाई भत्ता, 10% मकान भत्ता, ठीक है, सैलरी का ही 3%, है ना। 10% महंगाई भत्ता, सॉरी मकान भत्ता कितना था? इंदौर में 6,000 रुपए प्रति माह के मकान में रहते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें 6,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलने लगी। 1 जनवरी 2020 को
₹62,000 कंपनी से एक मुफ्त प्राप्त हुआ। उसका जो पेंशन की राशि थी उसकी 50% जो सीधा सीधा एक साथ उसको मिल गया। उन्होंने कंपनी से 2,28,000 रुपए ग्रेजुटी के प्राप्त हुए। चार माह के अर्जित अवकाश के नकदीकरण पर 90,000 रुपए प्राप्त हुआ। ₹90,000 4 माह का, ठीक है। 4 माह के अर्जित अवकाश के नकदीकरण पर 90,000 रुपए प्राप्त हुआ। उन्होंने इस कंपनी में 20 वर्ष 10 माह सेवा की। उसका सर्विस कितना हुआ? दस माह, ठीक है ना। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में उनका अंशदान 14% एवं कंपनी भी इतना अंशदान देती है, माने बोथ कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सेवानिवृत्ति पर उन्हें इस फंड से 4,80,000 रुपए प्राप्त हुए, इसे प्रोविडेंट फंड से। ₹4,80,000 प्राप्त हुआ, ठीक है। इसमें 1,80,000 रुपए ब्याज शामिल है। ये जो 4,80,000 रुपए मिला है, ये 1,80,000 रुपए ब्याज शामिल है। 1,80,000 रुपए इंटरेस्ट, ये सम्मिलित है, यानी कि शामिल है ब्याज इंटरेस्ट। अवकाश ग्रहण के बाद उन्हें गृहनगर भोपाल जाने का यात्रा व्यय परिवार सहित, ठीक है, 3,600 रुपए कंपनी द्वारा दिया गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए वेतन से आय ज्ञात कीजिए। पर ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। 1972 लागू नहीं।
उनके वेतन से 1200 रुपए लिख कर प्रोफेशनल टैक्स की कटौती की गई। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आपका यहाँ पर। माइक ऑन रखेंगे, जिनका भी माइक ऑन है, पीजी कौन है उनका माइक ऑन है। स्टेटमेंट ऑफ इनकम, असेसमेंट ईयर 2020-21। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन हमने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिया था, क्वेश्चन हमने इधर पूरा नोट कर लिया है। ठीक है, अब इसको एक एक पॉइंट में देखते चले जाए। और सबसे पहले इसकी बेसिक सैलरी लेते हैं। बेसिक सैलरी मूल वेतन। ठीक है, मूल वेतन कब से है इसका? जनवरी 2019 19,200 रुपए प्रति माह था। ठीक है, रिटायरमेंट कब हुआ था वो ये देख लीजिए, जनवरी 2019 को वेतन दर उसका क्या था? 19,200 रुपए। और वही वो 1 अप्रैल 2019 से 30 नवंबर 2019 तक। ठीक है, यानी कि आपका कहां से कहां तक लागू हो गया? आपका अप्रैल टू नवंबर। ठीक है, ये कितना माह हो गया आपका? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 माह का। ठीक है, तो 8 माह का उसका वेतन करेंगे, कितना हो जाएगा? 19,200 रुपए प्रति माह। करेंगे 1,53,600। फिटनेस अलाउंस जो है 20% है, ये हमने वहां नोट कर लिया। शॉर्ट में मैंने 20% लिख दिया है, तो सैलरी का 20% कितना हो गया? ये 20,720 रुपए। ऑफसेट अलाउंस ये क्या? तो ये ऑफसेट अलाउंस है पेंशन। हाँ, ऑफसेट अलाउंस। ठीक है, ये हो गया बेसिक, हो गया ये हो गया ऑफसेट। ऑफसेट इंदौर में है, जो 6,000 रुपए प्रति माह रेट पर रह रहा है, और वेतन का 10%। ऑफसेट अलाउंस किराया भत्ता गणना करने से पूर्व इसमें वो क्या हो जाएगा? मकान किराया भत्ता। अब इसमें ये देखिए कि मकान किराया भत्ता कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके देख लीजिए मकान किराया भत्ता कितना है। मकान किराया भत्ता हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेशन करके देखिए, आए क्या हो जाएगा? कर्मुक्त हो जाएगा पूरा 6,000 रुपए प्रति माह है ना, और वेतन का 10%, पूरा का पूरा कर्मुक्त हो जाएगा। पेंशन के लिए देखिए उसको जनवरी में हुआ है। ठीक है, 1 जनवरी को, तो पेंशन के लिए हो गया आपका दिसंबर। रैंडम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के समायोजन में देखो, समायोजन भी 2021 की हुआ है, वो 2012 और मार्च 4 माह का। ठीक है ना,
पेंशन कैलकुलेशन करने, पेंशन देख लें। पेंशन देखिए, सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें 6,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिल रहा है, ठीक है ना। तो दिसंबर माह में मासिक पेंशन उसको कितना प्राप्त हुआ? 6,000 रुपए, ये पेंशन है, ठीक है, प्रति माह। और लेकिन जनवरी 2020 से पेंशन जो है, ठीक है, वह आधा हो जाता है। जनवरी 2020, ये आपका दिसंबर 19, ठीक है, इसमें 6,000 पेंशन, उसके बाद 20 में आधा हो जाता है, कितना 3,000 रुपए, ठीक, कितना हो गया? 15,000 रुपए। 15,000 ठीक है, बाकी किसी भी जगह पेंडिंग रुपए, ये दिख रहा है आप लोगों को? ये किसका है भाई? सिंबल आ रहा है पीबी, क्या नाम से है? पद्मिनी, क्या नाम है इनका? माइक कौन है? माइक आप बंद रखें। पेंशन का, ठीक है, ये पेंशन के लिए हो गया। दिसंबर 19 में 6,000 रुपए है, जनवरी 20 से आधा हो जाता है, यानी 3,000 रुपए। प्लस 3,000 प्लस 3,000, ठीक है, 15,000 रुपए। इसके बाद आपका है कंपनसेशन या पेंशन में एक मुश्त जो मिल रहा है उसको कंप्यूटेशंस, ठीक है, हाफ 1.5 पेंशन। क्वेश्चन में देख लीजिए, ठीक है, कितना मिलेगा उसको? 1,62,000 रुपए माइनस करेंगे इसमें। पेंशन के लिए निकालिए आप, पेंशन की एक मुश्त राशि की गणना कर देंगे, ठीक है। पेंशन का एक मुश्त राशि की गणना करेंगे, 1.5 जो मिल रहा है 1,62,000 रुपए, ठीक है। और 1.5 तो उसका पूरा पेंशन कितना रहा होगा, ठीक है। तो पूर्ण के लिए आप क्या करेंगे? 1,62,000 इंटू 2/1, और टोटल कितना हो जाएगा? 3,24,000 रुपए। तुरंत तुरंत बताते हैं यार, बैठक को आज कितना 30 तारीख, 30 है ना। पेंशन का कैलकुलेशन करेंगे। पेंशन 1.5 कितना था? 1,62,000, तो उसका पेंशन कितना हो गया? 3,24,000 रुपए, ठीक है। ये पूरा पेंशन होना चाहिए था। अब इसमें उसको ग्रेजुइटी मिल रही है, तो इसमें
संपूर्ण जो पेंशन की राशि है उसका 1/3 भाग, तो इसका कितना लेंगे 1/3 भाग, तो 3,24,000 का 1/3 भाग कितना हो जाएगा 1/3 कितना होगा 1,08,000 रुपए। ठीक है, तो ये 1,08,000 रुपए क्या होगा एग्जेम्प्टेड होगा प्रमुख, तो इसमें माइनस करेंगे 1,08,000 रुपए, 1,08,000 रुपए इसमें माइनस कर देंगे, तो अब बचेगा कितना इसमें 54,000 रुपए। ठीक है, 54,000 रुपीज, ये क्या हो जाएगा टैक्सेबल होगा, मतलब इसको आय में शामिल करेंगे। इसके बाद पेंशन तक हो गया। ठीक है, एक मुश्त राशि भी हो गई। अब हम आए ग्रेजुएटी। ठीक है, ग्रेजुएटी पे आ जाते हैं। ग्रेजुएटी उसको कितनी मिली है 2,28,000 रुपए। ग्रेजुएटी की गणना करें, ये है यहाँ पर हम लेते हैं ग्रेजुएटी का, ये पेंशन हो गया। अब ग्रेजुएटी के लिए आ गए, ग्रेजुएटी में एक उसको मिला कितना ग्रेजुएटी 2,28,000 रुपए ग्रेजुएटी का मिल रहा है। ठीक है, ये प्राप्त किया है रिसिप्ट, दिख रहा है आप लोगों को ब्लैक बोर्ड, क्लियर है? यस सर। ओके, अब इसमें से हम देखें ग्रेजुएटी वाले नियम पे चले जाएं तो क्या रहा ग्रेजुएटी 1972 लागू नहीं होता है। ठीक है, तो लागू नहीं हो रहा है तो प्राप्त उसको कितना हुआ 2,28,000, उसकी सेवा अवधि कितनी थी 22 वर्ष 10 माह। ठीक है, 22 वर्ष 10 माह। ठीक, तो सेवा का यहाँ पर क्या करते हैं ग्रेजुएटी अधिनियम लागू नहीं होगी, तो इसमें प्राप्त इसमें माइनस करते हैं हम। सबसे पहले तो प्राप्त तो हुआ 2,28,000 रुपए, ठीक पहली कंडीशन। दूसरा उसमें देखेंगे कि उसकी सेवा अवधि का आधा माह, ठीक है ना, जो उसकी सेवा अवधि है तो कितना है उसकी सेवा अवधि 22 वर्ष 10 माह है। यहाँ पर हम ये महत्वपूर्ण काम नहीं करते हैं, यानी कि उसकी सेवा अवधि कितनी हुई सर्विस जो सर्विस पीरियड कितना हुआ 22 साल का हुआ, 22 साल का कितना लेंगे 11 माह। ठीक है ना, तो 11 माह के वेतन के बराबर तो उसका वेतन कितना हो जाएगा 11 माह का बेसिक वेतन देखिए 11 माह का कितना होगा 2,11,200 रुपए, 19,200 रुपए प्रति माह है। 11 से इसको टोटल कर देंगे तो हो जाएगा 11 माह का वेतन, और अधिकतम सीमा इसमें कितना है 20 लाख रुपए। ठीक है, इन तीनों में दो काम है, तो कम कौन सा आएगा 2,11,200, 2,11,200 रुपए आप माइनस कर देंगे, इसमें माइनस करेंगे 2,11,200 रुपए, तो कितना बच जाएगा आपका 2,28,000 में 2,11,200 माइनस किए कितना बचा 16,800 रुपए। ओके, ये हो गया आपका ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी के बाद अब देखिए सब हम एक एक चीज ले रहे हैं, है ना। ग्रेजुएटी तक हो गया, अब आएंगे कार्ड में आ गए अर्जित अवकाश।
बीपी केस में आप देखिए क्या दिया हुआ है, 90,000 रुपए का है 4 महीने का। ठीक है, 90,000 रुपए। प्रश्न देखिए इस केस में अर्जित अवकाश, तो अर्जित अवकाश के लिए नकदी का जो है इसके लिए कैलकुलेशन करें। अर्जित अवकाश का नकदीकरण, ठीक है, इसमें इसकी गणना करिए। इसमें आपको दिया 90,000 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको आप आउटपुट चले जाए, अर्जित अवकाश के बदले में जो प्राप्त राशि है, तो इसमें उसको प्राप्त जो हुआ था वो कितना हुआ था, प्राप्त हुआ है 90,000 रुपए। ठीक है, और वास्तविक अवधि का 4 माह का वेतन आपको दिया हुआ है। इसमें ऑर्डर इनकम जो है 90,000 रुपए, गारंटी उसका दिया हुआ है 4 माह का, तो 4 माह का वेतन उसका कितना हो जाता है 76,800 रुपए। 4 माह का वेतन 4 माह का आप लोगे। ठीक है, प्लस इसमें 10 माह का वेतन आप देखें, 10 माह का वेतन हो जाएगा 19,200 है। ठीक है, तो 1,92,800 रुपए। और तीसरा अधिकतम सीमा, अधिकतम कितना है इसमें अर्जित अवकाश के लिए 3 लाख रुपए। बोलो मेरे पास नहीं है। अब यहाँ पर हम देखें इसका अधिकतम सीमा कितना है 3 लाख रुपए। अब इन में से जो कम होगा उसको आप दोगे। ठीक है, तो इसमें से कम कौन सा है, तो 4 लाख का कितना है 76,800 रुपए। माइनस कर दीजिए, इसमें माइनस करेंगे 76,800 रुपए। कितना आएगा 76,800 रुपए माइनस करोगे तो 13,200 रुपए। ठीक है, ये करियो क्या होगा 13,200 रुपए। क्लियर, ये भी हो गया आपका, आनंद हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आपका प्रमाणित प्रोविडेंट फंड। ठीक है, क्या है प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, दो मिनट है ना। आवाज आ रही है आपको? कहां तक पहुंचे? अब हम आ जाते हैं प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में। तो प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में उसका कितना अंशदान है 14%। ठीक है,
और अकॉर्डिंग टू लॉ क्या कहता है आपको यहाँ पर क्या करना है केवल 12%, ठीक है 12% से अधिक क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल। तो आपका यहाँ पर सैलरी कितने माह का निकाला गया आपने देखिए 8 माह का, ध्यान रखिए 8 माह के आप इसमें मंथली सैलरी से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है कितना आएगा 1,53,600 रुपए। अब इसमें अंशदान इसका कितना हो रहा है 14%, तो 2% क्या हो गया अधिक हुआ, तो 2% उसका लेंगे कितना हो जाएगा 3,072 रुपए। कैलकुलेट कर लीजिए 8 माह के सैलरी के हिसाब से केवल 12% मींस यहाँ पर आप समझने की चाहो तो कर सकते हैं, तो 14% है तो 14 माइनस 12 बराबर 2% एक्स्ट्रा जो है ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपका ब्याज जो है प्रमाणित प्रोविडेंट फंड ये तो हो गया। अब प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में उसको एक मुश्त मिला हुआ है, वो मिला है 4,80,000 रुपए और 1,80,000 रुपए इंटरेस्ट शामिल था, ठीक है। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड इसके लिए आप ध्यान देंगे प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का 12% से अधिक अंशदान वेतन में शामिल होगा, लेकिन इस फंड से प्राप्त एक मुश्त की जो राशि है वह पूर्णतः कर मुक्त होगी। यह राशि ब्याज सहित मुक्त होगी। यह ब्याज केवल 1 वर्ष के लिए नहीं है बल्कि संपूर्ण सेवा काल का है। तो ये क्या हो जाएगा एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, लेकिन आप इसको यहाँ पर शो करोगे पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम CRA, ये क्या हो जाएगा एग्जेम्प्टेड बी। इसके लिए शॉर्ट नोट लिखेंगे प्रोविडेंट फंड से प्राप्त एक मुश्त संपूर्ण राशि कर मुक्त होती है। यह राशि ब्याज सहित मुक्त होगी। यह ब्याज केवल 1 वर्ष के लिए नहीं है बल्कि संपूर्ण सेवा काल का है। अब आपका है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो मिल रहा है इसको, ठीक है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्यों मिल रहा है भाई, क्या दिया था क्वेश्चन में, आप देखिए उसको अवकाश ग्रहण के बाद उन्हें गृहनगर भोपाल जाने के लिए, यानी कि वो जब सेवानिवृत्त हुआ और सेवानिवृत्त हो जाने के बाद उसको अपने जो नेटिव प्लेस है वहां जाने के लिए मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाता है एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक है एग्जेम्प्टेड, ओके। अब कोई चीज नहीं बची, पूरा हो गया। देखो हमने शॉर्ट किया था क्वेश्चन को समराइज किए थे, उस क्वेश्चन के आधार पर पूरी सारी चीजें आ गई, कोई भी चीज इसमें नहीं छूटी। अब इसको आप यहां पे टोटल कर दीजिए, ये जो आएगा ये ग्रॉस सैलरी कहलाएगा। टोटल करें कितना आता है 1,53,600, 30,720, 15,000, 54,000, 16,800, 13,200, 3,072। पूरा कंप्लीट आप कितना करेंगे तो कितना होगा 2,92,392 रुपए, ठीक है। अब इसमें आप माइनस करेंगे यहां से नीचे, ठीक है इधर का मिटा दूं अब इसको
जी सर। देखिए इधर का काम कंप्लीट हो गया है ना, कि हमने क्वेश्चन को समराइज किया। अब देखिए आपका ग्रास प्रॉफिट ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी जो है वो कितना आ गया, 2,86,392 रुपए। अब इसमें माइनस कर देंगे डिडक्शन, ठीक है। डिडक्शन माइनस करेंगे, इसमें आपको पहला डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 16(1) के अंतर्गत कितना, 50,000 रुपए। और दूसरा क्या है, उसमें प्रोविजनल टैक्स दिया हुआ है, ये आपको मिल जाएगा अंडर सेक्शन 16(3) के अंतर्गत कितना मिला है उसको, कितना दिया है वो प्रोविजनल टैक्स कितना पे किया है, 1200 रुपए, 1200। तो टोटल इसमें माइनस कर देंगे 51,200 रुपए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा टैक्सेबल सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। कितना आता है, 2,86,392 में माइनस कर देंगे तो 2,35,192। क्लियर। ओके सर सर जी, एग्जाम फॉर्म का क्या करना है मतलब? कंप्लीट हो गया यहाँ पर आपका क्वेश्चन, और यहाँ पर आपका इनकम फ्रॉम सैलरी ये भी हेड पूर्ण हो गया है, कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अब यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर एग्जाम फॉर्म में क्या क्या फिलअप करना पड़ेगा? क्या चीज? सर जी एग्जाम फॉर्म में क्या क्या फिलअप करना पड़ेगा? एग्जाम फॉर्म में आपको जब आप ऑनलाइन जाएंगे, ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म जब भरेंगे तो उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें वही है आपके जो पिछला एग्जाम वगैरह का इंफॉर्मेशन लेगा वही आपको फिल करनी होगी। आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आपने करवाए हैं उसी आईडी से खोलिए तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। एडमिशन के समय में आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड जो हुए थे उसी आईडी और पासवर्ड से आप ओपन करिए, आपका पूरा डिटेल उसमें आ जाएगा। थैंक यू सर। ओके, सैलरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? विजय लक्ष्मी। नो सर, समझ आया। क्लियर है? यस सर। ओके यस। तो सैलरी हेड जो है उसको मैं आज यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट डे से नेक्स्ट आपका हेड जो है हाउस प्रॉपर्टी, अब वो चालू करेंगे, ठीक है। जी सर। ओके, आज के लिए यहाँ तक कंप्लीट। इसमें ओवरऑल सारे हेड्स आ गए हैं, आप अच्छे से इसको करिएगा क्योंकि एग्जाम में सभी हेड से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। आप देख लेंगे, यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बाद में भी आके पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। यस सर। आप तो